सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली लास्ट 2 वीडियो जो हमारी थी वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे थी और आज की जो वीडियो हमारी थर्मोडायनामिक्स पे होगी। और ये क्लास 1 है हमारी, व्हाइट बोर्ड पर क्लास 1 है हमारी, जो कि है CTQ और RTQ। CTQ का फुल फॉर्म है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन और RTQ का मतलब है रिविजन थ्रू क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स में हम सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बेसिकली मेरे इन सब वीडियोस का मोटिव सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मेनली, और जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी मैं वहां पे कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। पूरा लेक्चर तो मैं आपको दे नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लेके आ सकता हूं और उनको हम यहाँ पे बोर्ड पर आपके सामने पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके सामने कैलकुलेशन भी करेंगे, जिससे कि रियल टाइम कैलकुलेशन भी होगी और हमको ये भी पता लगेगा कि हमें कहां मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। और यहाँ पे कंटेंट हमारा क्या रहेगा, डिस्कस क्वेश्चन करेंगे और बाकी जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब उन क्वेश्चंस के अलावा जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, मैं वो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं उसको सेंड करूंगा। या जैसे कि मैं कभी कुछ वोटिंग करता हूं, लाइक कि हमें अगली वीडियो जो है वो हमें किस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेनी चाहिए, तो वो मैं वहां पे वोटिंग करता हूं। तो आप इन सब चीजों के लिए और मुझसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी वहां पे फैमिली 100 मेंबर्स की हो चुकी है। अगर आप आएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो ज्यादा अब देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इस क्वेश्चन हम वीडियोस में कैसे प्रोसीड करेंगे। द वे वी प्रोसीड इज लाइक दिस कि मैं आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अनटिल अनलेस अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो फिर आपके ऊपर है, मेरी वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी बातें, और हाँ ये बात ऑब्वियस है कि मैं वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो क्वेश्चन से भी हटके होंगी ही होंगी, जो कि आपको आने वाले टॉपिक्स में, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, तो इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा उसमें जो कि आपको आने वाले टॉपिक थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में हेल्प जरूर करेंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं होता है हम तो कहीं सॉल्व करने के लिए साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, हो जाता है तब भी वीडियो देखिए, क्या ही दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन के आप सबसे पहले गिवन डेटा लिख लीजिए। आपने गिवन डेटा लिख ही लिया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमको गिवन है एक एडियाबैटिक नोजल है जिसका A1 T1 P1 V1 हमको गिवन है, P2 V2 गिवन है। मुझे यहाँ पे एग्जिट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और एग्जिट एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं तो वहां पे हमें सबसे पहले हमारा काम होता है कि अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर सके इन एनी फॉर्म, अगर हम इन एनी वे अगर हम इस क्वेश्चन को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो पिक्चर हमारे सामने बहुत साफ साफ क्लियर विजिबल हो जाती है। तो लाइक इसने बोला एडियाबैटिक नोजल और इस सारा का सारा इनकम्प्रेसिबल चल रहा है। कंप्रेसिबल में मैक नंबर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से नोजल डिफ्यूजर जो है वो मैक नंबर पर डिपेंड करने लगता है कि मैक नंबर अगर 1 से कम होगा 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो हमेशा याद रखना कि इनकम्प्रेसिबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नोजल होती है वो इसका इनलेट एरिया बड़ा होगा, एग्जिट एरिया छोटा होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि एडियाबैटिक दे रखा है, यानी कि हीट ट्रांसफर यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। A1 T1 P1 सब कुछ दिया हुआ है, A1 P1 T1 एंड V1। A2 मुझे फाइंड करना है, P2 मुझे दिया हुआ है, T2 मुझे फाइंड करना है और V2 मुझे दिया हुआ है, ओके। नाउ क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहली बात T2 निकालना है, गिवन कंडीशंस है। सबसे पहले स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है क्या। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सबसे पहली उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फ्रॉम SFEE। SFEE क्या है आपकी, लिख के दिखाता हूं आपको मैं। ये आपकी होती है m डॉट H1 प्लस V1 का स्क्वायर 2000
प्लस जी Z1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू M डॉट 1 and 2 H2 V2 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस जी Z2 प्लस W। डन। ओके, यहाँ पे क्या 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 चीज है मैं आपको बता देता हूं। H हमारा एंथैल्पी है, V1 हमारा इनलेट वेलोसिटी है, Z1 हमारा डेटम से कितनी हाइट पर हमारा ये जो इक्विपमेंट है वो लगा हुआ है, H2 एंथैल्पी एट एग्जिट, V2 इज वेलोसिटी एट एग्जिट, Z2 फ्रॉम द डेटम एंड W इज वर्क, Q इज हीट ट्रांसफर, Q इज हीट ट्रांसफर रेट, Q डॉट हीट ट्रांसफर रेट है। और Q डॉट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो ये है हमारा M डॉट Q। M डॉट क्या है? मास फ्लो रेट। क्या है? मास फ्लो रेट। और यहां पे M डॉट की जो वैल्यू है, M डॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? रो ए वी। किसके बराबर होती है? रो ए वी। इस बात को याद रखिए, रो ए वी, क्योंकि कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं। यहाँ पे जो रो है, यहाँ पे जो रो है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी किस तरह डिफाइन होता है? देखिए, जब भी हम स्टैटिक फ्लूइड एनर्जी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमको दिया रहता है, कभी कभी क्या, अक्सर क्या, मेनली इन द क्वेश्चन हमको दिया रहता है कि एक आइडियल गैस है। क्या बोला मैं? एक आइडियल गैस है। और जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस में हम यूज करते हैं आइडियल गैस की जो कि होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। क्या होती है? एम आर टी। तो यहां पे जो डेंसिटी होती है वो होती है पी अपॉन आर टी। यहां तक कोई दिक्कत? ये वाली भी चीज आप याद रखिए। तो दो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दी कैसे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? ठीक है, एक एयर है, एयर एंटर करती, एयर टू बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस, एयर टू बी कंसीडर्ड एज अ आइडियल गैस। और एयर की कुछ वैल्यूज आपको परमानेंट याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एयर की जो सीपी की वैल्यू थी, सीपी क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट, सॉरी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 0.718 किलोजूल केजी केल्विन। गामा क्या होता है? सीपी ओवर सीवी 1.4। बहुत ही अच्छी बात बताता हूं आपको, जो कि आपको आईसी इंजन में, पावर प्लांट में, हर जगह आपको काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने बोला कैसे काम आएगी? कभी कभी वो क्वेश्चन में सीवी और सीवी, सीपी और सीवी की वैल्यू गिवन देता है, कभी सीपी की वैल्यू देता है और गामा की वैल्यू गिवन देता है, कभी सीवी की वैल्यू देता है और गामा की वैल्यू गिवन देता है। तो हमेशा जब भी हमको सीपी और सीवी और गामा, इन तीनों में से कोई भी कुछ वैल्यू दी रखी, जिससे कि आप कॉम्बिनेशन से, इन तीनों कुछ कुछ कॉम्बिनेशन से आप एक दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको, अगर आपको भले ही एयर क्यों ना दिया हो, आपको एयर की जो आपने वैल्यू याद कर रखी, फॉर एग्जांपल 1.005, 0.718, 1.4, ये नहीं लेनी है, नहीं लेनी है आपको। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर प्रोसीड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस क्वेश्चन में दिया है एयर इंटर्स इन एन एडियाबैटिक नोजल, अगर यहां पे एयर दिया है, मैंने प्री-एज्यूम कर लिया है कि एयर दिया है तो यहां पे सीपी की वैल्यू ये होगी और सीवी की वैल्यू होगी, मैंने ये एज्यूम कर लिया है क्योंकि मुझे याद है। लेकिन नहीं, वहीं अगर सीपी की वैल्यू उसने दे दी 1, गामा की वैल्यू से 1.3 दे दी, क्वेश्चन है यार, कर सकता है वेरी, हम थोड़ी इसमें कोई कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी थी। तो क्वेश्चन जिसने बनाया वो बना दिया उसने, तो यहां पे सीपी की वैल्यू 1 दे दी और गामा की वैल्यू उसने 1.3 दे दी। तो यहां से आपको फिर सीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर वो क्वेश्चन में जरूरी है तो। समझ में आया आपको? फिर आप वही वैल्यू यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और जो आपने उन गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशंस आपको सीपी और गामा दिए, फिर आप सीवी निकालेंगे, तो फिर जो वैल्यू आएंगे वही आप क्वेश्चन में यूज करेंगे। बहुत जरूरी बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हम जल्दबाजी के चक्कर में हम गिवन वैल्यूज को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया, क्योंकि आईसी इंजन में और पावर प्लांट में कई सारे से, और हम आने वाले वीडियोस में करेंगे भी ऐसे क्वेश्चन। तो परेशान मत होइएगा, आपको इसकी आदत हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो गिवन है, मैं सीपी की वैल्यू गिवन है, सीवी की वैल्यू गिवन है और गामा की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, उसने सीपी और सीबी बेसिकली क्या दिया था, उसने मुझे सिर्फ सीपी दिया था, मुझे सीबी और गामा दिया ही नहीं था। सीपी इसलिए था कि सीपी की वैल्यू मुझे यूज करनी पड़ेगी, मुझे पता है कहां यूज करनी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए नाउ, ये हो गई आपकी स्टडी फ्लूइड एनर्जी इक्वेशन,
Q अपना ये हो चुका है, मास फ्लो रेट की वैल्यू ये हो गई है और रो की वैल्यू ये हो गई है। ठीक है, मुझे कह दो कि T2 की वैल्यू क्या है। अब T2 तो मुझे इस टर्म में दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पर मैंने क्या, वर्ड्स का खेल है। कैसे वर्ड्स का खेल, अब ध्यान रखिए। ठीक है, वर्ड का खेल कैसे, सबसे पहले एडियाबैटिक नोजल, एडियाबैटिक नोजल। ठीक है, एयर इज एन आइडियल गैस, एयर इज एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक है, इसका मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां पे लिखता हूं मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। इसने बोला है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जरा कोई मुझे बताएगा। एडियाबैटिक, जिसमें Q की वैल्यू 0 थी, हीट ट्रांसफर की रेट 0, हीट ट्रांसफर की रेट की वैल्यू 0 होती है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये बात सबको आती है। एडियाबैटिक को हम और किस नाम से जान सकते हैं, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहां पे जो रिवर्सिबल है, और जब भी हमें हमारे पास 3 कंडीशन हमको मिलती है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन आइडियल, दूसरी एडियाबैटिक और तीसरी रिवर्सिबल। ये 3 कंडीशन जब हमको सेटिस्फाई करती हैं, ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई करती हैं, तो यहां पे हम 2 चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। कैसे, क्या क्या ख्याल रखते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें अब जो है थोड़ी डिस्कस करने लग गया मैं। ठीक है, तो यहां पे होती है, देखो कैसे होती है। यहां पे एक तो वैसे भी हम आपको बता दूं, जो H होता है एंथैल्पी, वो होता है आपका Cp dt के बराबर इन केस ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। हमारा जो U होता है वो होता है Cv dt के बराबर। इसकी भी सेम कंडीशन है, लेकिन एक बात और याद रखिए, ये होती है कांस्टेंट, एंथैल्पी इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। तो H और U यहां पे निकाल लिया मैंने। ठीक है, Q की वैल्यू 0 है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात है। Q की वैल्यू, तो H को मैं क्या ले सकता हूं, Cp इंटू डी टी, Cp इंटू डी टी, Cp इंटू डी टी को मैं अदर फॉर्म में लिखना चाहूंगा यहां पे, Cp इंटू T1 एंड Cp इंटू T2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्वेश्चन में एक चीज देखना है कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है। मुझे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको और क्या गिवन है, ठीक है, और इसने विथ अ वेलोसिटी स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें मुझे किसी भी हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल हमारी Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है, इसमें कोई शक। इसका मतलब Z2 एंड Z1 आर गेट आउट, कैंसिल्ड आउट। ओके, नाउ अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर रहे हैं धीरे धीरे। Z1 Z2 आउट, इनको मैं रब किया। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार के वर्ग का कोई जिक्र नहीं है, ना बाउंड्री वर्क ना शाफ्ट वर्क, तो इसको भी मैंने रब किया। अब मैं कितने के साथ बचा, इतने के साथ बचा हूं। यहाँ पे मुझे पहले से दे रखा है इट इज एन एडियाबैटिक नोडल, तो यहाँ पे Q डॉट की वैल्यू भी 0 की। नाउ हम किसके साथ बचे हैं, m.1 CpT1 V1 का स्क्वायर ओवर 2000 इज इक्वल टू m.2 CpT2 प्लस V2 का स्क्वायर ओवर 2000। मास फ्लो रेट, हमें मास फ्लो रेट इनकम्प्रेसिबल दिया है, तो मास फ्लो रेट हमारा सेम रहेगा। कांस्टेंट डिस्चार्ज है, कांस्टेंट मास फ्लो रेट, तो m1 इज इक्वल टू m2, ये भी कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ C1T1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल टू CpT2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2000। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये सब हटा दिया जाए यहां से, तो अपन CpT1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल टू CpT2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2000। नाउ Cp की वैल्यू क्या है, 1.005, T1 माइनस T2 निकालना है, एंड V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2000। इसका हमें सॉल्यूशन अब फाइंड आउट करना है।
वैल्यूज आपके पास सारी पड़ी हुई है। V2 की वैल्यू 180 है, तो 180 कितना हो गया 32400 माइनस V1 इज 100 ओवर 2000 1.005। T1 मुझे दिया हुआ, T1 कितना है मेरा 500 केल्विन माइनस T2। इसको मैं सॉल्व करता हूं और आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा मैंने भी प्रीवियस सॉल्यूशन को सॉल्व करा। 180 का स्क्वायर 324 माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2123 डिवाइड बाय 1.005 गया माइनस 500। इट कम्स आउट टू बी 483.93 केल्विन। T2 की वैल्यू हमारी आ गई है। और आपको पता है ऑप्शन में हमारे पास सबसे पास वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो यहां तक तो देखो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है ना, अब जो मेन क्वेश्चन है आपका, जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन अब आता है आपका सेकंड में, जहां हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेशन में तो आप एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। नाउ अब हम करने जा रहे हैं एरिया कैलकुलेट। ठीक है, इन एरिया कैलकुलेशन कई स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2। आप एक बार इससे करके देखिए। जिन जिन ने भी इससे करके देखा होगा उनका आंसर मैच नहीं हुआ होगा। उनका आंसर मे बी शायद इट इज कम्स आउट टू बी आई थिंक 90 और 4.4। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है किसका आंसर कितना आता है। जब आप इससे कैलकुलेट करते हैं, इससे जब कैलकुलेट करते हो आंसर क्या आता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी कि मास फ्लो रेट को कैसे लिखते हैं, ये रहा। तो मास फ्लो रेट इनलेट में और आउटलेट में दोनों में सेम है। दूसरी बात, एयर एक हमारी आइडियल गैस है, एडियाबैटिक नोजल भी है, तो रिवर्सिबल तो होगा ही होगा। जब ये तीनों कंडीशन मुझे पता होती हैं तो यहां पर मैं क्या लिखना चाहिए मुझे, ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2। सबसे बड़ा सवाल, सर A1V1 पता है, A2 निकालना है, V2 पता है सर, ρ1 और ρ2 मुझे पता नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको ρ1 ρ2 डायरेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन आपको ρ1 ρ2 इनडायरेक्टली पता है। कैसे, मैंने आपको बताया था, whenever we are discussing about an ideal gas, so PV is equal to MRT, so P is equal to M upon VRT, M upon V is nothing but is rho, so rho is equal to P upon RT। यहां तक कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन P1 upon RT1 A1V1, P2 upon RT2 A2V2, R से R गया, we are left without P1 upon T1 A1V1, P2 upon T2 A2V2। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। मुझे P1 कितना दिया है 300 किलो पास्कल, T1 मुझे पता है 500 केल्विन, A1 कितना है आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं आप। और V1 कितना है आपका 10 इज इक्वल टू आपका P2 कितना था 100 किलो पास्कल। भाई सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, ठीक है, 100 किलो पास्कल। और अभी टेम्परेचर मैंने कैलकुलेट किया 484। एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और V1 मेरे पास कितना है 180। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे जिसको, अगर जब हम इसको, तो हमारा जो एरिया निकल के आने वाला है वो देखिए, टेम्परेचर आपका 483.9 निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो एरिया निकल के आने वाला है देखिए, 100 से ये गया, ये बचा 3। इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ मैं यार, 300 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय
180 multiplied by 484 and divided by 100. It comes out to be 12.9 centimeter square, which is the answer option number D. A2 की वैल्यू आ गई आपकी 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा देखिए आपके सामने आंसर। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, अब इस क्वेश्चन में आउटपुट क्या लेते हैं। तो बेसिकली अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे इस वीडियो के, जो है हमारा आउटपुट, जो क्या है हमारा आउटपुट। और ये पूरा फॉर्मूला चार्ट मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, आउटपुट। ठीक है, सबसे पहला एंथैल्पी इज कैन बी रिटन एज Cp इंटू dt। अगर ये हमारा H1 है तो इसको हम Cp(T1) लिखेंगे, अगर H2 है तो Cp(T2) लिखेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट, U इज इक्वल टू Cv dt, सिमिलर इसी प्रकार से। थर्ड, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, m.1 H1 V1 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस ZZ1 प्लस Q डॉट m.2 H2 V2 का स्क्वायर अपॉन 2000 एंड ZZ2 प्लस W। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी किलोवाट में चल रही है यूनिट, तभी यहाँ पे 2000 का मैंने डिवाइड किया है। अगर अपन को Z बनूंगा तो यहाँ पे 1000 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात से तैयार रहना। ठीक है, कैसे मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। फोर्थ क्या है आपका, ये हो गया हाँ, मास फ्लूइड इज इक्वल टू रो ए वी। फिफ्थ, रो इज इक्वल टू P अपॉन RT। कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ, Cp minus Cv is equal to R, which is also called Mayer's formula। ढंग से याद कर लेना इसको। सेवेंथ, Cp upon Cv is gamma, which is also called Poisson's ratio। 8, Cv is greater than Cv। 9, फॉर एयर की बात अगर मैं करता हूं तो Cp की वैल्यू 1.0015 Cv की वैल्यू 0.718, इसका मास होता है आपका 29 है, R की वैल्यू होती है 0.287। ठीक है, यूनिट्स आपको होंगी पता, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स देख लीजिएगा, मैं आपको बताया था इन दोनों की यूनिट होती है किलोजूल पर केजी केल्विन, इसकी भी किलोजूल पर केजी केल्विन, इसकी EMU या फिर ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फ्लो चार्ट हो गया, कैसे क्या आप पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यहाँ पे, तो आप 4 मार्क्स आपके यहाँ पे गेन हो जाएंगे। तो इस प्रकार के और क्वेश्चन हम आने वाली सीरीज में सॉल्व करेंगे। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑफ कोर्स द टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल ऑन द पिन कमेंट ऑल्सो, तो आप वहां से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप वहां पे जाके उसको जरूर सॉल्व कीजिए। तो तब तक के लिए अब आप ख्याल रखें अपना, और इस क्वेश्चन को वीडियो खत्म होने के बाद खुद से एक बार और जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ख्याल रखें और साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।